नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुन्नूर हादसे में शवों की पहचान की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी कड़ी में हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना के 4 शहीद जवानों के शवों की पहचान हुई है, जिनमें जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप की शव की पहचान हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफिसर प्रदीप का पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे सुलूर लाया जाएगा और इसके साथ ही विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के शव की भी शिनाख्त हुई है। सुबह 9:30 बजे जाबाज का शव आगरा लाया जाएगा। इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप के शव की भी पहचान हुई है। दोपहर 1 बजे उनका भी पार्थिव शरीर ओडिशा के भुवनेश्वर लाया जाएगा। इसके साथ ही लांस नायक बी साई तेजा के शव की शिनाख्त भी हो चुकी है। दोपहर 12:30 बजे शहीद साई तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया जाएगा और इसके अलावा हादसे में जान गंवाने वाले हिमाचल के लांस नायक विवेक कुमार के शव की पहचान भी हो गई है। सुबह 11 बजे हिमाचल के कांगड़ा में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और इस वक्त एक और अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे। पीएम दोपहर 1 बजे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे और ये परियोजना बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर के गोरखपुर तक जाने वाली है। 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली पीएमओ की मुताबिक इस परियोजना से तकरीबन 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना पर काम की शुरुआत की बात करें तो 1978 में हुई थी, लेकिन बजट आवंटन, संविधान विभागों में और उपयुक्त निगरानी के अभाव में इससे देर हुई और करीब 4 दशकों तक ये जमीन पर नहीं उतर सकी। तो 2016 में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे लाया गया था। 4 साल में परियोजना का काम भी देखिए पूरा हो चुका है। सीधे तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा। परियोजना का 9,800 करोड़ में पूरा किया गया है। इसकी लागत 9,800 करोड़ है और पिछले 4 सालों में 4,600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हुआ है। क्या है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। परियोजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा गया है। इसमें बहुत ज्यादा कीमत भी लगी है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी नदी को ये 5 नदियों को जोड़ करके बनाया गया है। 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है, जिसमें 6,600 किलोमीटर लिंक नहर बताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को परियोजना से सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। ये बनकर जब तैयार हो जाएगा 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई का पानी भी यहां से मिल पाएगा। तो पूर्वी यूपी के किन जिलों को फायदा मिलने वाला है वो जिले भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और संत कबीर नगर, ये वो जिले हैं जिसको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। पूर्वी यूपी के किन जिलों को फायदा मिलेगा वो जिले भी आपको हम दिखा रहे हैं। और किसान आंदोलन स्थगित करने के बाद से आज किसान संगठन विजय दिवस मनाएंगे। देश भर में सभी धरना स्थल, टोल प्लाजा पर विजय दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। और इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम विरोध स्थलों से वापस लौट जाएंगे। किसान यहां से हटने के बाद 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और वहीं से अपने अपने घर को लौटेंगे। किसानों ने कहा है कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। तो किसान विजय दिवस आज मनाने का प्लान है। डीजे की धुन पर कल जश्न मनाते हुए भी बीती रात किसान नजर आए अलग अलग बॉर्डर्स पर और आज से घर वापसी को लेकर के हर एक बॉर्डर से किसान वापस लौटेंगे। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर दिया है। किसानों के चेहरे पर जीत का जश्न और घर लौटने की खुशी दिखाई दे रही। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की रिपोर्ट देखिए। बदलती हुई तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पे देखी जा सकती है, क्योंकि जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं वो वापस आने लग गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग अपने बैग के साथ वापस जो है आ रहे हैं और यहाँ से अब जो किसान हैं उनके घर वापसी शुरू हो रही है। वो लंबे वक्त से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखिए कि किसान जो है कितने उत्साह में भी है, देखिए कितने खुश हैं कि कानून वापसी हो गया है। और ये देखिए कि बैग लेकर के ये अपने अपने घर भी जा रहे हैं। जरा बातचीत भी करते हैं। सर ये बताइए कि आप जो है बैग लेकर के वापस जा रहे हैं घर, कितनी खुशी लेकर के जा रहे हैं? बहुत सारी खुशियां हैं। सरकार ने हमारी मांगों को माना है, बहुत सारी खुशियां हैं। अगर सरकार ने वादा खिलाफी किया तो हम इससे ज़्यादा फिर लौट करके यहाँ जाम करेंगे। कहाँ से हैं सर आप? अयोध्या। अयोध्या से हैं, भगवान राम की भूमि से। ये बताइए कि ये जो लेकर के आप बैग जा रहे हैं,
जब पहली बार आए थे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए और आज जब अपनी मांग पूरी करा करके जा रहे हैं, ये कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग शुरू से महसूस कर रहे थे कि हमारी बात मानी जाएगी, क्योंकि हमारा आंदोलन एक सही दिशा में चल रहा था, इसलिए सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ा। खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। दुख थोड़ा सा है, जो हमारे 700 लोग शहीद हो गए, उनके लिए दुख भी है, लेकिन आंदोलन कामयाब हुआ उनके नाते, तो खुश भी हैं। दोनों बातें हैं। तो देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो लेकर के जा रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। आप बुलंदशहर से हैं। घर वापसी की तैयारी हो रही है? हाँ, घर जा ही रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। कब से वो यहाँ बॉर्डर पे थे आप? अब हमें हो गए यहाँ 15 महीना हो लिए, 13-14 महीना हो लिए। 13-14 महीने से आप यहीं डटे हुए हाँ, हैं? यही बैठे हुए हैं। अच्छा, तो घर जाएंगे तो उसके बाद घर में भी और गांव में भी पूरी खुशियाँ होगी? पूरी खुशियाँ हैं। तो देखिए कि ये जो लोग हैं या यहाँ पे जो किसान थे जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से ये लोग की अपनी घर वापसी हो रही है। और लंबा संघर्ष इन्होंने यहाँ पर किया है बॉर्डर पे, कि 13 महीने होने को हैं। और ये इसी तरीके, चाहे वो कड़ाके की सर्दी हो या फिर चिलचिलाती हुई गर्मी हो या फिर कोरोना का भयावह दौर हो, ये लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर डटे रहे हैं, टिके रहे हैं। और अब जब इनकी मांग पूरी हो गई है तो ये वापस अपने घर जा रहे हैं। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो मेरी सहयोगी प्रेरित की रिपोर्ट आपने देखी। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों के टेंट हटने लगे हैं। किसानों ने सड़कों को खाली करना भी शुरू कर दिया है। अब देखिए हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की एक और रिपोर्ट। तस्वीर यहाँ देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे कि ये जो टेंट जो है यहाँ पे तकरीबन 13 महीने पहले यहाँ लगा था। और जो यहाँ पे किसान थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस टेंट के नीचे अपने दिन और रात गुजार रहे थे। अपने संघर्ष का वक्त जो है इसी टेंट के नीचे वो अपना गुजार रहे थे। और जब उनकी मांग पूरी हो गई है तो वो टेंट यहाँ से हटा रहे हैं, वापस वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो सड़क है, आंदोलन से पहले इस सड़क पर गाड़ियाँ जो है पूरी रफ्तार में गुजरा करती थी, लेकिन जैसे ही किसानों ने इस सड़क पर ब्रेक लगाया, अपने आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया और अपनी मांग रखी, उस तब से यहाँ पे पूरे तरीके से गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी थी। और जिस जगह पे गाड़ियाँ गुजरती है उस जगह पर टेंट लगा था और टेंट के नीचे किसान थे। लेकिन अब ये आंदोलन एक तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चाहे वो टेंट हो या फिर जो अन्य जो सामान है, सब लोग जो है उसे किसान वहाँ से हटा रहे हैं। और देख सकते हैं उसकी तस्वीर कि किस तरीके से किसान जो है उसे हटा रहे हैं यहाँ से। और ये जगह जो है एक बार फिर से खाली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से यहाँ पर गाड़ियाँ रफ्तार से गुजरेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं संग मेगा मीटिंग करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा के अध्यक्ष और जिला महानगर के सभी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। और बैठक में अखिलेश यादव 2022 चुनाव को लेकर के पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो आज लखनऊ में अखिलेश यादव की ये बहुत बड़ी मेगा बैठक होने वाली है, जिसमें कार्यकर्ताओं से वो संवाद करने वाले हैं। सभी जिलाध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, ताकि बूथ स्तर पर तैयारी की जा सके। और इसी को लेकर के पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी अखिलेश यादव आज देने वाले हैं। 403 विधानसभा के अध्यक्ष और जिला महानगर के सभी अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश में सियासत का देखिए एक तरीके से सुपर शनिवार है। आज 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग पार्टियों के दिग्गज अलग अलग जगह पर अपना दम दिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो मेरठ में बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अयोध्या में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में बड़ी बैठक है। तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र हापुड़ में जनसभा को कर रहे हैं। और अब देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के 16 में उमिया धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। 1500 करोड़ रुपए की लागत से कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी उमिया माता के मंदिर का निर्माण होना है। आज से शिलान्यास समारोह उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वर्चुअली समारोह में शिरकत करेंगे। कड़वा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी उमिया माता का मंदिर
74,000 वर्ग गज भूमि पर तैयार किया जाएगा। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को डिजिटल माध्यम से शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा आज शाह कई परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से बने 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज और जल वितरण स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शहरी विकास प्राधिकरण की एक किफायती आवास परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। मेरठ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25,000 बूथों के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस सम्मेलन में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तीनों मंडलों के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ होंगे। किसान आंदोलन की तपिश से जलते पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के गणित को कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ से लेकर संगठन स्तर के नेताओं को संबोधित करेंगे। उधर अयोध्या में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान युवाओं से संवाद करेंगे और केंद्र राज्य सरकार की ओर से किए गए कामों को जनता को बताएंगे। पश्चिमी यूपी में वोटरों को साधने के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। हापुड़ में आज बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी की है। रामलीला मैदान में नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ के सर्व समाज के हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने का पार्टी दावा कर रही है। रैली के जरिए बीएसपी का मकसद मेरठ मंडल के मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाना है। रैली से पहले बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी पर हल्ला बोला है। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है, बल्कि बीएसपी सर्व समाज की बात करती है। बीएसपी रोजगार और विकास के मुद्दे पर 2022 के सियासी रण में जनता के बीच जा रही है। प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और उन्हें जनता का आशीर्वाद है। निश्चित तौर पर पार्टी जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 4 साल बाद फिर से सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला लिया है। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छात्र हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग की पैंट पहनेंगे। वहीं छात्राएं हल्के नीले रंग की शर्ट कुर्ता और गहरे भूरे रंग की सलवार स्कर्ट पहनेंगी। बीजेपी ने गहलोत सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने महामारी के दौर में 77 लाख अभिभावकों पर स्कूल ड्रेस बदलने का आर्थिक भार डालने की घोषणा की है, जो कहीं से सही नहीं है। बीजेपी के इस आरोपों को स्कूल शिक्षा मंत्री ने तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि स्कूल की वर्दी बदलने का फैसला 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर लिया गया है। इस पर सियासत करना सही नहीं है। 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को राज्य सरकार मुफ्त में यूनिफॉर्म मुहैया कराएगी। 4 साल पहले बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने भी स्कूलों की ड्रेस में बदलाव किए थे। हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर अब खुले में नमाज नहीं होगी। खुले में नमाज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ किया है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा बिल्कुल भी सही नहीं है। सीएम खट्टर ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि मुस्लिम काउंसिल के साथ बैठक कर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जाए। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक जिन 37 जगहों को खुले में नमाज के लिए चिन्हित किया गया था, उन तमाम जगहों की परमिशन रद्द कर दी गई है। गुरुग्राम में पिछले 3 महीने से खुले में नमाज को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा था। गुरुग्राम में सबसे पहले 2018 में खुले में नमाज का विरोध शुरू हुआ। विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने 37 स्थानों पर खुले में नमाज की सहमति दी थी, जिन्हें अब मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद वापस ले लिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में नमाज को लेकर किसी भी तरह का तनाव नहीं होने दिया जाएगा। सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित होंगी। परिवार के सदस्यों ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि इसके अलावा कुछ अनुष्ठान भी किए जाएंगे। शुक्रवार को देश के पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार हुआ। तिरंगे में लिपटे ताबूत में रखे जनरल रावत के पार्थिव शरीर को जैसे ही फूलों से सजी तोप गाड़ी में रखा गया, लोगों ने फूलों की बौछार कर दी और भारत माता की जय, वंदे मातरम और जनरल रावत अमर रहें जैसे नारे लगाए। लोगों ने अंत्येष्टि स्थल पर भी ऐसे ही नारे लगाए। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास MI-17 VS हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई थी। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की वजह से सीमा पर भारत के सामने जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, उसकी वजह से सीडीएस का पद लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। सरकार ने देश के नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जनरल रावत के अधूरे काम को सही निष्कर्ष पर ले जाया जाए। माना जा रहा है कि प्रक्रिया के अगले चरण में नए सीडीएस के लिए संभावित नामों का पैनल तैयार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीडीएस की रेस में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। वैसे वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की भी दावेदारी है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के निधन से पूरा देश गमगीन है। उधर प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वायरल वीडियो में प्रियंका गांधी गोवा का पारंपरिक डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका के इस वीडियो को बीजेपी के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया, जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, वहीं भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। राष्ट्रीय क्षति पर जब पूरा देश गमजदा हो, दुखी हो, रो रहा हो, तभी गोवा से आ रही जश्न की ये तस्वीरें दिल को कचोटती हैं। देश और वीर सेना के लिए आपकी भावनाओं पर शक पैदा करती हैं। समीर वानखेड़े पर टिप्पणी करने के मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। नवाब मलिक और उनके परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने इस बात पर भी सहमति जताई कि वे आप समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बयान नहीं देंगे। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ज्ञानदेव वानखेड़े की मानहानि के मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोर्ट को समीर के परिवार के खिलाफ बयान न देने के लिए आश्वस्त किया था। इसके बाद भी उन्होंने टिप्पणी की थी। नवाब मलिक ने कहा कि मीडिया को सवालों का जवाब देने की वजह उनसे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो गया। उन्हें लगा था कि उनका इंटरव्यू कोर्ट में दिए गए उनके बयान के दायरे से बाहर है। उसके बाद उन्हें सलाह दी गई कि कोर्ट दिया गया बयान इंटरव्यू में दिए गए जवाबों को भी कवर करेगा। उधर जमानत की शर्तों में छूट के लिए आर्यन खान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने एनसीबी ऑफिस में हर हफ्ते पेशी से राहत की मांग की है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बांदीपोरा के गुलशन चौक इलाके में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शहीद जवानों की पहचान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद के तौर पर हुई है। एसएचओ शौकत अहमद के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गुलशन चौक पर तैनात थी। यहां वाहनों की जांच की जा रही थी, तभी पहुंचे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आतंकियों की शिनाख्त की जा सके। हालांकि अब तक आतंकियों का सुराग नहीं लगा है। तो देश भर में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं ओमाइक्रॉन की। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के 7 नए मामले आने के बाद से अकेले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अब तक इस वेरिएंट के 17 केस आ चुके हैं सामने। वहीं अब तक अच्छी बात यह रही कि किसी भी मरीज की हालत नहीं बिगड़ी है, तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई है। संक्रमित मरीजों के हल्के लक्षण है या फिर उनमें लक्षण ही नहीं दिख रहे। हालांकि सरकार कह रही है कि लोग लापरवाही न बरतें और जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका सही ढंग से पालन करते रहें। देश में ओमाइक्रॉन के अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। शुक्रवार से पहले कोरोना के नए वेरिएंट से 25 लोग संक्रमित हो चुके थे, लेकिन शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 7 केस सामने आने से आंकड़ा 32 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में मिले 7 नए केस में से 3 मुंबई और 4 पुणे के नजदीक पिंपरी चिंचवाड़ से मिले हैं। मुंबई में ओमाइक्रॉन से संक्रमित 3 में से 1 मरीज धारावी से है। धारावी में जो शख्स संक्रमित मिला है वो 48-49 साल का है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो 4 दिसंबर को ही तंजानिया से लौटा था और उसमें कोरोना के लक्षण भी नहीं दिखे हैं। बताया जा रहा है कि वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ में जो 4 लोग ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं
वो उस नाइजीरियाई महिला के संपर्क में आए थे जो पहले ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई है। मुंबई में ओमाइक्रॉन के 3 नए केस सामने आने के बीच मुंबई पुलिस ने 2 दिनों के लिए किसी जमावड़े पर रोक लगा दी है। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि ओमाइक्रॉन को लेकर डरने की बात नहीं है। Clinically, Omicron as yet not posing burden on healthcare system. However, vigil has to be maintained. हालांकि सरकार की अपील है कि लोग जमावड़े से बचें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। उत्सव का समय है, कई जगह पर पार्टीज हो रही हैं, कई जगह पर वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और भी गैदरिंग्स हो रही हैं। हमारी आप सबके द्वारा फिर सभी लोगों से अपील है कि इन सभी पार्टीज को, इन सभी वेडिंग्स में कोविड सेफ बिहेवियर को 100% फॉलो किया जाए। साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। वैक्सीन भी और मास्क भी। संसद में भी ओमाइक्रॉन को लेकर चिंता जताई गई। लोकसभा में जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने मांग की है कि सरकार इस बात की स्टडी कराए कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की जो चर्चा है उसका क्या प्रभाव और कितना प्रभावी है डेल्टा के कंपैरिजन में, या कितना घातक है वो, क्या इस पर सरकार ने कोई अध्ययन किया है, और अगर अध्ययन किया है तो उसका क्या परिणाम? सरकार कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। कोरोना के खतरे को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, हेल्थ सेक्रेटरी और नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल के बीच बैठक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा ओमाइक्रॉन को लेकर के आप सभी को सावधानी बरतनी होगी। भले ही उसके लक्षण अभी बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है, मास्क भी लगाना जरूरी है। और अब आपको देखना होगा आपके काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। अगर अब आपको लोन लेने की जरूरत है तो इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप SBI के मोबाइल एप्लीकेशन से SBI योनो की मदद से घर बैठे बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। लोन लेने की पूरी प्रोसेस डिजिटल है। दरअसल फेस्टिवल ऑफर के तहत भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 31 जनवरी 2022 तक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी है। अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो अपने मोबाइल से मैसेज बॉक्स में जाकर PAPL टाइप करें, स्पेस देकर अपने अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट टाइप कर 567676 पर भेज दें। अगले 24 घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप भी एक से ज्यादा सिम कार्ड रखते हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है, क्योंकि दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है, जिसके तहत 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स को सभी सिम का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सिम को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में सिम रखने की लिमिट 6 रखी गई है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि मोबाइल कनेक्शन ग्राहकों के पास मंजूरी से ज्यादा सिम कार्ड मिलने पर उन्हें ये सुविधा दी जाएगी कि वो जिस सिम को यूज करना चाहे उसे जारी रखें और बाकियों को बंद करा दें। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।